हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज मैं आपको एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, दैट इज़ द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पहले कंसिडर किया जाता था, बट नाउ इट इज़ योर फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि जो इससे पहले का चैप्टर था दैट इज़ डाइजेशन वाला जो चैप्टर था वो अब रिमूव कर दिया है एनटीए ने। तो अभी के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहला चैप्टर हमारा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप सभी स्टूडेंट्स नाइन्थ में, टेंथ में ये सभी टॉपिक जो है पढ़ कर के आते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इस चैप्टर में आप बात करोगे उन ऑर्गन्स की जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्रीदिंग, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने थोड़ा बहुत सबने पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ ब्रीदिंग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग इज बेसिकली इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब है जब आप सांस ले रहे हो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। दैट इज इनटेक ऑफ एयर। आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि जब सांस लेते हो, सांस को रिलीज करते हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सिंपली इनहेल करना गैस को और सिंपली एक्सेल आउट करना किसी भी एयर को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। यानी ब्रीदिंग हैव टू स्टेप, वन इज योर इनहेलेशन दैट इज इंस्पायरेशन, इनटेक ऑफ एयर, एंड द सेकेंड वन इज एक्सेलेशन और वी कैन से एक्सपायरेशन, दैट इज द रिमूवल ऑफ एयर और एक्सचेंज ऑफ एयर, राइट। सॉरी, एक्सेलिंग ऑफ एयर। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बट व्हाट इज़ द रेस्पायरेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्रीदिंग में आपने सिर्फ एयर को लिया और उसको रिलीज़ किया, लेकिन आपने उसके हेल्प से जो जो कोई भी फूड मॉलिक्यूल होता है उसको आपने ब्रेक डाउन नहीं किया है, आपने एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं किया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्रीदिंग सिंपली क्या होती है, इट इज़ अ मैकेनिज्म टू इनहेल और एक्सेल आउट। बट रेस्पायरेशन इज द breakdown of compounds like glucose, amino acid, etc. to produce energy, right. Breathing is commonly known as respiration. commonly known as मतलब बहुत commonly हम इसको दोनों को relate कर लेते हैं, but they are totally different. In breathing there is no oxidation of any kind of food molecule or any kind of molecule, we can say either it is your glucose or amino acid. But in respiration there is breakdown, there is oxidation of food molecule to produce the energy in the form of ATP. तो उसको हम क्या बोलते हैं, respiration बोलते हैं। तो there are difference, right. अब कुछ स्टेप्स होते हैं ब्रीदिंग में। सबसे पहला स्टेप देखिए, आप अपनी नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या करते हो, इनहेल करते हो, एंड नॉस्ट्रिल के थ्रू ही क्या करते हो, एक्सेल आउट करते हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज ब्रीदिंग। पहला स्टेप हमारा होता है ब्रीदिंग का। अब यही ब्रीदिंग आपकी जो वेंट्रल साइड पर ट्रैकिया होती है, देखिए वेंट्रल और डॉर्सल दोनों साइड्स आपको समझनी होंगी। जिस ऑर्गेनिज्म का माउथ जो होता है वो ओपन होता है जिस साइड पर, वो उसकी वेंट्रल साइड है, राइट। जहाँ से हमारा माउथ की ओपनिंग है दैट इज द वेंट्रल साइड ऑफ ह्यूमन बींग। लेकिन द अपोजिट साइड ऑफ माउथ, जहाँ पर हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी बैकबोन है, वो पोजिशन क्या है, हमारी डोर्सल है। तो अगर मैंने कहा कि वेंट्रल साइड, जैसे इस तरीके से कंसिडर कर लीजिए, मेन के अंदर आपने देखा होगा एक बहुत ही प्रोजेक्टिंग बॉडी होती है नेक एरियाज में, जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। मेन के अंदर वो एक उभरा हुआ सा पोर्शन होता है नेक एरिया में जिसको एडम्स एप्पल बोला जाता है। तो जो फेस आप उस साइड पर देख रहे हो, जो चीज़ आप उस साइड पे फेस कर रहे हो, वो क्या होती है मेनली, दैट इज योर वेंट्रल साइड। और उसके जस्ट अपोजिट आपकी क्या होगी, डॉर्सल साइड। तो जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया हमेशा वेंट्रल पोजीशन पर होता है, और जो ईसोफेगस होती है, जो फूड पाइप होती है जिसके थ्रू हम अपने फूड को इनगल्फ करते हैं, वो हमारी डोर्सल टू ट्रैकिया होती है। अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आया मैं बता देती हूँ। ये वाला पोर्शन मेरा क्या है, दिस इज माई वेंट्रल साइड, राइट। यानी कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, दिस इज ट्रैकिया, और इसके जस्ट पीछे क्या होगी यहाँ पर, दैट इज माई ईसोफेगस। क्लियर। अब इस ट्रैकिया से आपका जो एयर आपने इनहेल की है जो एयर, वो कहाँ जाएगी, इस ट्रैकिया के थ्रू होते हुए, विंड पाइप के थ्रू होते हुए फाइनली वो ब्रोंकस में पहुंचेगी। एंड देन देर इज़ अ बाइफर्केशन जिसको हम डिटेल में अभी समझेंगे आगे। एंड फाइनली वो जाकर के आप इतना समझो कि लंग्स में ओपन हो जाएगी। लंग्स में जब वो जाएगी तो लंग्स में बैग लाइक स्ट्रक्चर रखी हुई हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर द बैग लाइक स्ट्रक्चर, सेक्युलर स्ट्रक्चर होती हैं ये, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, स्मॉल साइज की होती हैं।
और ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से हम इसे फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग बोलते हैं। मतलब लंग का इनके बिना कोई काम नहीं है। अगर एल्वेलाई नहीं होगी तो लंग्स का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि एल्वेलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एयर यहाँ से आई, ट्रैकिया में गई, एल्वेलाई तक पहुंची, यानी कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट तक पहुंची। एंड देयर इज अनदर मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस के बीच में हो रहा है? आपके पास एक एल्वेलाई है और दूसरा इसके आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं। लंग्स के पास आने वाली ब्लड वेसल्स को हम डिनोट करते हैं बाय पल्मोनरी। पल्मोनरी आप इसको प्रीफिक्स लगा सकते हो, यानी कि वो पल्मोनरी कैपिलरी हो सकती है, इट कैन बी पल्मोनरी आर्टरी, इट कैन बी पल्मोनरी वेन, राइट। तो पल्मोनरी कैपिलरी हो, पल्मोनरी आर्टरी हो, पल्मोनरी वेन हो, ये सारी कहाँ पर आ चुकी हैं? ये सारी की सारी लंग्स में आती हैं। तो यही चीज़ लिखी गई है दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स यानी कि एल्वेलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में जो एक्सचेंज होना है, और एक्सचेंज कहाँ से कहाँ होना है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लाइक अगर हम बाहर से ऑक्सीजन क्योंकि बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से, तो वो ऑक्सीजन हमारी डायरेक्ट कहाँ जा रही है? एल्वेलाई में है। एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है एंड जो ब्लड हमारा टिश्यू की तरफ से आ रहा है, जो पल्मोनरी कैपिलरी या पल्मोनरी आर्टरी आप बोल सकते हो, जो लेकर के आ रही है, उसमें CO2 का अमाउंट ज़्यादा होगा। इसीलिए देर इज़ अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ O2 एंड CO2। दैट्स वाई जो एल्वेलाई के अंदर O2 होगी वो कहाँ चली जाएगी? हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी। और जो CO2 ब्लड कैपिलरी में हायर कंसंट्रेशन में है वो कहाँ चली जाएगी? वो एल्वेलर बैग के अंदर चली जाएगी। एंड दैट इज़ नोन एज exchange of gases between the lungs and the pulmonary capillary, and this is the second step जिसको बोला जाता है external respiration। this is the second step जिसको बोला जाता है external respiration। final अब होगा क्या? हमें ये समझ में आ गया कि इस पल्मोनरी कैपिलरी में O2 थी एंड CO2 थी, लेकिन वो O2 और वो CO2 आई कैसे? उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ? CO2 टिश्यू से एल्वेलाई तक कैसे पहुंचेगी और O2 एल्वेलाई से टिश्यू तक कैसे जाएगी? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो देर इज थर्ड मेथड या थर्ड स्टेप वी कैन से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस विच इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। अब यहाँ से जब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है, नाउ अब फाइनली आप कौन से एरिया पे पहुँच चुके हो? आप पहुँच चुके हो आप टिश्यू के आसपास। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग कि ये सेल्स हैं टिश्यू की जो भी मैंने बनाई हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ टिश्यू और डायरेक्टली दिस इज अ टिश्यू। इस टिश्यू के आसपास भी ब्लड वेसल्स होंगी, क्योंकि आपको पता है कि टिश्यू को हमेशा O2 की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसके आसपास भी क्या होंगी? ब्लड वेसल्स होंगी। अब हमें क्या करना है? फोर्थ स्टेप कंप्लीट करना है। फोर्थ स्टेप क्या होता है? इस ब्लड कैपिलरी से टिश्यू के पास, इस ब्लड कैपिलरी से टिश्यू के पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू। हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई भी कैपिलरी हमारे लंग्स के आसपास आती है तो हम उसको पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन ये सब कह के डिनोट करते हैं। बट अगर वही ब्लड कैपिलरी, चाहे वो ब्लड कैपिलरी हो, चाहे वो ब्लड आर्टरी हो, ब्लड वेन हो, बट अगर वो टिश्यू के आसपास आ रही है तो हम उसे सिस्टमिक ब्लड कैपिलरी या सिस्टमिक कैपिलरी, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन ये सब कह करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब टिश्यू के आसपास जो ब्लड वेसल होगी उसको हम बोलेंगे सिस्टमिक कैपिलरी, एंड टिश्यू इन दोनों के बीच में, सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू के बीच में, दोनों के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है दैट इज़ द फोर्थ स्टेप। इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्थ स्टेप, और इसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हमारे इंटरनल रेस्पिरेशन वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। नाउ हमारा लास्ट स्टेप बचता है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? अब आपने टिश्यू को O2 दे दिया। अब ये भी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर ही रहता है, क्योंकि आप जिस कैपिलरी में आप लेकर के आ रहे हो गैसेस को, वो आप बाहर से ला रहे हो, यानी कि हमारी यहाँ से शुरू हुई थी पूरी प्रोसेस, तो आते आते उसमें O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है और टिश्यू के पास O2 की कंसंट्रेशन कम होगी, इसीलिए O2 जो है वो कैपिलरी से टिश्यू की तरफ मूव करेगी। एंड सेम CO2 क्योंकि टिश्यू में ज़्यादा होगी, इसीलिए टिश्यू से वो कहाँ पर मूव करेगी? वो सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर मूव करेगी। ठीक है, अब टिश्यू में फाइनली क्या होना है? टिश्यू को O2 क्यों चाहिए थी? टिश्यू को O2 इसलिए चाहिए ताकि हम जो खाना खा रहे हैं
हैं उसको आप क्या कर सको, ब्रेक डाउन उसका कर सको। अब उसको ब्रेक डाउन करना है, सपोज यहाँ पे क्या है, टिश्यू के अंदर C6H12O6 है। हम डाइजेशन क्यों करते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, और खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट क्यों करते हैं, ताकि हम उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ सके। तो जो भी हम खाना लेते हैं, स्टार्च हो गया है, वट एवर इट इज़, तो जो भी हम तोड़ते हैं उसका सिंपल प्रोडक्ट मोनोसेक्राइड यूनिट हमारे पास, मोनोसेक्राइड तो नहीं बोलना चाहिए, मोनोमेरिक यूनिट उसकी हमारे पास आ जाती है, जैसे कि एमाइलोज, एमाइलोपैक्टिन, इन सब की मोनोमेरिक यूनिट बेसिकली क्या है, ग्लाइकोजन की मोनोमेरिक यूनिट क्या है, बेसिकली ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सबसे सिंपल यूनिट है, और यही आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ O2 की प्रेजेंस में किस में टूटेगी, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी, इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द एनर्जी करेंसी, राइट। तो इसी के थ्रू हम अपना काम करने वाले हैं पूरा। अब CO2 तो इसमें एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इसका एक्सचेंज होना होता है। एक बात याद रखिएगा, जब किसी भी मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। मीन्स आप यहाँ पर ऑक्सीजन को इन्वॉल्व कर रहे हो। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ अ कंपाउंड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टू प्रोड्यूस एनर्जी, इसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पायरेशन। बट व्हेन देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज नो involvement of oxygen during the breakdown of compound into their product or to produce energy, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन। जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल किंगडम में, आपने देखा होगा, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली उनके पास कोई भी एरोबिक रेस्पायरेशन वाली मैकेनिज्म नहीं होती है, दे आर एनारोबिकली इवॉल्व। बट हम जैसे जैसे टाइम में कॉम्प्लेक्स होते चले गए, वैसे वैसे हमने ये मैकेनिज्म डेवलप की है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल कर रहे हो, ऑक्सीडेशन ऑफ फोर मॉलिक्यूल कर रहे हो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन, ठीक है। एंड दिस इज माई लास्ट स्टेप, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन, जिसको बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पायरेशन। क्योंकि यहाँ पर सेल्स आर इन्वॉल्व, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन। करोगे क्या, utilization of the O2 to break down organic compounds. These are the organic compounds actually, because carbon is they having carbon. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, आपने क्या प्रोड्यूस की है, एनर्जी प्रोड्यूस की है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो इसीलिए हम इस स्टेप को क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पायरेशन। तो पूरी मैकेनिज्म से एक चीज़ समझ में आई कि हमारा जो रेस्पायरेशन है, इट इज़ अ फिजियोकेमिकल रेस्पायरेशन, फिजियोकेमिकल रेस्पायरेशन। इसका मतलब ये है कि आपके जो पहले 4 स्टेप थे, कौन कौन से पहले 4 स्टेप हैं बेटा, इसमें पहला आता है ब्रीदिंग, सेकंड आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और वी कैन से एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, थर्ड आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फोर्थ आता है इंटरनल रेस्पायरेशन। तो ये जो 4 स्टेप हैं, ये सारे फिजिकल स्टेप हैं, मतलब इनमें आपको ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरिएशंस देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है किसी के अंदर ट्रैकियल रेस्पायरेशन हो, या किसी के अंदर डिफरेंट तरीके से मैकेनिज्म चल रही हो, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये सब हो सकता है। लेकिन अल्टीमेट उनका मकसद क्या है, अल्टीमेट उनका जो टारगेट है वो क्या है, फूड को ब्रेक डाउन करना और एनर्जी का प्रोडक्शन करना। तो जो ये 5th स्टेप है, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन, ये हर एक ऑर्गेनिज्म में आपको कॉमन मिलने वाला है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है फिजियोकेमिकल रेस्पायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट और ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनिज्म की रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट के बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए, एक्वेटिक की बात करते हैं। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, यूजेस गिल्स फॉर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के लिए वो गिल का यूज़ करते हैं। जब भी गिल्स यूज़ होते हैं रेस्पायरेशन के लिए, तो गिल्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है ब्रेंकियल रेस्पायरेशन, ठीक है। सेकंड, टेरेस्ट्रियल, अगर ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल है, वो पानी में नहीं रहता है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज़ करता है, यूजेज लंग्स फॉर रेस्पायरेशन। वो हमेशा रेस्पायरेशन के लिए लंग्स जैसे स्ट्रक्चर को यूज़ करता है, और जब भी लंग की बात आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन। तो 2 चीज़ें आपको समझनी होंगी। अगर यहाँ पर गिल्स इन्वॉल्व हैं फॉर द रेस्पायरेशन, तो जो टर्म्स आप यूज़ करते हो दैट इज़ ब्रेंकियल रेस्पायरेशन। बट अगर यहाँ पर आपके लंग्स इन्वॉल्व हैं रेस्पायरेशन के लिए, जैसे कि टेरेस्ट्रियल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं, तो हम उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन, ठीक है। तो पहला हैबिटेट के बेस पे आपने क्या किया है, इनको डिफरेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। नाउ सेकंड है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों आपको तब समझ में ज़्यादा आता है जब आप एनिमल किंगडम पढ़ के आते हो, बट डोंट वरी, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाती हूँ
कि जो ऑर्गेनिज्म छोटे होंगे या जो ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहे हैं, जो बहुत ही छोटे हैं, जैसे आपने एक इवोल्यूशन चैप्टर आप पढ़ते हो कि कैसे आप इवॉल्व हुए हो फ्रॉम सिंपल स्ट्रक्चर टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नाउ यू हैव। तो वही चीज़ है कि जब हम बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, जब हम इवोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक लेवल ऑफ हायरार्की दिखाई देता है। जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेल लेवल पर ही होती हैं, वहाँ पर सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यू नहीं बनाती हैं, राइट। तो सेल्यूलर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ से कहाँ तक है, जो सिर्फ और सिर्फ फाइलम पॉरीफेरा में है। ये पूरा एनिमल किंगडम यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। फाइलम पॉरीफेरा में क्या मिल जाता है आपको, सबसे छोटा फाइलम है ये, छोटा इन द सेंस सबसे सिंपल तो नहीं बोलूँगी, काइंड ऑफ लाइक सबसे प्रिमिटिव फाइलम कौन सा है, पॉरीफेरा का है, पोर बियरर ऑर्गेनिज्म का है। तो वहाँ पर आपको सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। बात जब हम टिश्यू की करते हैं, जब सेल्स आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, सेल्स आपस में डिवीज़न ऑफ लेबर को हटा देती हैं और एक tariके से ऐसा मान लीजिए कि सेल्स आपस में यूनाइट हो जाती हैं जो कॉमन ओरिजिन की होती हैं एंड दे स्टार्ट टू परफॉर्म अ फंक्शन, तो हम क्या बोलते हैं कि वो एक टिश्यू बन गया है। अब टिश्यू किस फाइलम में आपको देखने को मिल सकता है, सिलेंट्रेटा जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, और टीनोफोरा के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है। नाउ जब टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं टू परफॉर्म सम फंक्शन, टू परफॉर्म सम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि टिश्यू व्हेन ऑर्गेनाइजेज टुगेदर, तो वो क्या बना देती हैं, ऑर्गन बना देती हैं, राइट। तो ये आपको स्ट्रक्चर कौन से फाइलम में देखने को मिलेगी, प्लैटीहेल्मिन्थेस में हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बट देयर इज सम कन्फ्यूजन इन योर एनसीईआरटी कि ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल दोनों ही किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस में प्रेजेंट होते हैं, राइट। बट लेट इट बी, अभी के लिए इतना समझो कि प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है कौन सा, ऑर्गन वाला, यानी कि वो थोड़े से और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। अब उसके बाद आती है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होंगे, जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में जुड़ने लग जाते हैं टू मेक अ सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, लंग्स इन्वॉल्व होंगे, आपका ट्रैकिया इन्वॉल्व होगा, आपकी नॉस्ट्रल्स इन्वॉल्व होंगे, आपकी और किसकी बात कर सकते हैं, डायाफ्राम इन्वॉल्व होगा। तो ये सारा सब कुछ मैंने डाइजेस्टिव नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली आपको बताया है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, तो वो क्या बना रहे हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ सिस्टम, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर ये सब चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम आपको थोड़ा सा हायर लेवल पे देखने को मिला। आफ्टर द प्लैटीहेल्मिन्थेस वी हैव डिफरेंट फाइलम, फॉर एग्जाम्पल एस हेल्मिन्थेस हो गया, क्लियर। एनालिड्स हो गए, ये आपको सीरीज़ में ही याद करने होते हैं, आप खुद से दिमाग मत लगाना, जो दिया गया है एनसीईआरटी में उसके अकॉर्डिंग, उसी अरेंजमेंट में आपको ये याद करने हैं। एस हेल्मिन्थेस जैसे कि हमारे निमाटोड्स आ जाते हैं, निमाटोड्स में फॉर एग्जांपल एस्कारिस आ जाते हैं। एस्कारिस जो होते हैं वो आपके पेट के कीड़े नॉर्मली हम उसको बोल देते हैं, बट वो बहुत ही छोटे वर्म्स होते हैं, तो वो एस हेल्मिन्थेस के अंदर आते हैं। सिनोरेबिडाइटस एलिगेंस आपने एक बेस्ट एग्जांपल सुना होगा, जो हमारी बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इवन व्हेन यू आर गोइंग इन योर कॉलेज, तो आप देखोगे कि आपको उस पर एक्सपेरिमेंट भी करवाए जाते हैं, ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शन करवाए जाते हैं, फिर उनको चेक किया जाता है माइक्रोस्कोप के थ्रू। उसके बाद हम बात करेंगे अनदर फाइलम जो कि इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसको बोला जाता है एनालिड्स। एनालिड्स में आपको एंगुलर वर्म्स देखने को मिल जाते हैं, जिनके ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, जो आपका केंचुआ होता है, आपने अर्थवर्म देखा होगा जो बारिश में ज़्यादा आते हैं। तो अर्थवर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। तो अर्थवर्म जो होता है उसमें आपको एनालिड्स के अंदर उसको रखा जाता है। मैं वन बाय वन बताऊंगी इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर मिलती है। आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। 70% स्पीसीज आपको जो दुनिया में दिख रही हैं एनिमल्स की, वी आर ऑल्सो एनिमल, राइट। तो 70% जो आपको पूरी दुनिया में एनिमल की दिख रही हैं, उसमें से क्या है, 70% आर्थ्रोपोडा ही मिलेंगे। मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, आपका कॉकरोच हो गया, या फिर आपके जो जितने भी लाइक इंसेक्ट, जो भी इंसेक्ट है, बटरफ्लाई है, हनी बी है, या फिर आपके पास जो भी मैं बोलूँ, मतलब स्पाइडर है, ये सब क्या है, लिमुलस है, किंग क्रैब है, प्रॉन है, ये सब कहाँ पे किस में इन्वॉल्व है, ये सब आर्थ्रोपोडा के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम।
मोलस्का क्या है? मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर द आर्थ्रोपोडा, यानी कि आर्थ्रोपोडा फर्स्ट है, सेकंड कौन है? मोलस्का है। मोलस्का में आप बहुत सारे एग्जांपल देखते हो, जैसे कि स्नेल आपने देखा होगा, आपने कीटोप्ल्यूरा, काइटन, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें तो नहीं बोलेंगे, ये सब एनिमल आपने देखे होंगे जो लोअर लेवल के एनिमल्स होते हैं, राइट। तो मोलस्का में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इकाइनोडर्मेटा एक का स्पेशल फीचर है, इकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये रखता है। एंड इकाइनोडर्मेटा में आपने स्पाइनी आंट ईटर देखे होंगे, और इकाइनस देखा होगा, सी अर्चिन देखा होगा, स्टेरियास देखा होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं? एक्वेटिक एनिमल्स के हैं जो लोअर हैं, बट दे आर इवॉल्विंग, लाइक आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हो, तो इकाइनोडर्मेटा, राइट। उसके बाद का फाइलम आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को आप कॉर्डेटा के साथ पहले कभी रखते थे, लेकिन धीरे धीरे अब उसके इवॉल्वमेंट के बाद हमने चेक किया कि हेमिकॉर्डेटा को सेपरेट रखा जाना चाहिए। क्यों रखा जाना चाहिए, कैसे रखा गया है, वो सब हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर में। इट्स अ वेरी वेरी यूनिक चैप्टर एंड वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर एनिमल किंगडम, जब आप मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली कॉर्डेटा की बात करते हैं। तो कॉर्डेटा में आपको क्या पढ़ना है? कॉर्डेटा एक्चुअली उन्हें बोल, ये सारे क्या थे? ऊपर वाले नोटोकोड थे, नॉन कॉर्डेटा थे। ये क्या है? कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा उन्हें बोला जाता है जिनके पास नोटोकोड होती है। एंड नाउ व्हाट इज नोटोकोड? एक्चुअल में जो आपकी बैकबोन है वो कभी नोटोकोड हुआ करती थी, बट ड्यूरिंग द इवोल्यूशन क्या हुआ है, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ये क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया। आपकी नोटोकोड जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आज भी नोटोकोड होती है, वो अब चेंज हो गई है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। सो वी आर कॉर्डेट्स, हम एक कॉर्डेट के अंदर कैटेगरी में रखे जाते हैं। कॉर्डेट में बहुत सारे आगे फर्दर क्लासेस आती हैं, सुपर क्लासेस आती हैं, डिविजन्स आती हैं, क्लासेस आती हैं, जिनमें फिशेज होगी। फिशेज को आप पाइसेस में रख सकते हो। एम्फीबिया हो गए। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? एम्फी मीन्स बोथ, बिया मतलब लाइफ, यानी बायो, यानी अगर ऑर्गेनिज्म दो जगह पर रह सकता है, या तो वो पानी में रह सकता है, या फिर वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अलावा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह सकता है, यानी वो दोनों जगह अपनी लाइफ जी सकता है, तो उसको हम एम्फीबिया के अंडर रखते हैं। थर्ड आते हैं रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स, आप इनको बोल दो, जो रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर स्नेक, फॉर एग्जाम्पल योर टोर्टोइज, फॉर एग्जाम्पल योर सालमेंडर, राइट। इसके अलावा हेमिडेक्टाइलिस जानते हो, वो लिजर्ड होती है, राइट। तो कभी पढ़ा हो, ध्यान देना। एव्स हो गए। एव्स वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो उड़ते हैं, जो लाइट वेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। जितने भी बर्ड्स आपके होते हैं वो एव्स के अंदर आ जाते हैं। एंड व्हाट आर मैमल्स? मैमल्स आर वी, हम क्या हैं? हम मैमल्स हैं। एनिमल हो गया, डॉग हो गया, डॉल्फिन हो गई, ये सब क्या? एलिफेंट हो गया, ये सब क्या है? मैमल्स हैं। तो कॉर्वस हो गया, कॉर्वस मतलब क्रो हो गया। तो ये क्या है? आपके पास मैमल्स में है। अब हर एक, जैसे जैसे आप हायर लेवल पर जाते रहे, आपके पास रेस्पायरेशन के लिए स्ट्रक्चर डिफरेंट होती चली गई। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको एनिमल किंगडम का ओवरव्यू दे दिया है। तो देखिए, पॉरीफेरा से लेकर के, क्योंकि पॉरीफेरा बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस हेल्मिन्थेस, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें आपको रेस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी। इनके पास रेस्पायरेशन जो होता है सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू होता है अक्रॉस द बॉडी वॉल, यानी जो इनका बॉडी वॉल है वही एक बैरियर की तरह काम करता है, वही एक्सचेंज की तरह काम करता है, एंड देयर इज सिंपली डिफ्यूजन। क्लियर? उसके बाद थोड़ा सा आगे चलो, एनालिड्स। आपने कभी अर्थवर्म को हाथ में लेकर के देखा होगा, शायद देखा हो, क्योंकि हम तो देखिए जब अपने टाइम पे हम देखते थे तो हम बहुत अच्छे से उनको देखते थे। तो अर्थवर्म बहुत देखे हैं। तो अर्थवर्म क्या होता है? उसके ऊपर एक बहुत ही मॉइस्ट सी क्यूटिकल होती है, एंड उस क्यूटिकल के थ्रू ही क्या होता है? डिफ्यूज़न पॉसिबल है। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा, जैसे कि मैंने अभी बताया, इट इज़ अ लार्जेस्ट फाइलम, तो आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ऑर्गेनिज्म की। तो उसी अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगी रेस्पायरेटरी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको गिल्स मिल जाते हैं रेस्पायरेशन के लिए, बुक गिल्स मिल जाते हैं। बुक गिल्स क्या होते हैं? गिल्स की शेप, गिल्स होते गिल्स हैं लेकिन वो बुक की फॉर्म में होते हैं, लाइक पेजेस की फॉर्म में रहते हैं। बुक लंग्स मिल जाते हैं। एंड सबसे कॉमन जो आपको कॉकरोच जैसे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाता है, ट्रैकिया मिल जाता है। सपोज अगर ये आपका कॉकरोच है, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ये कॉकरोच है, उड़ नहीं रहा है अभी, है ना। तो ये कॉकरोच है बेचारा, और इस कॉकरोच में अगर आप इसकी आउटर स्किन देखोगे तो वहाँ पर आपको सेगमेंट दिखाई देते हैं, तभी तो हम इसको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजिस।
तो इस ऑर्गेनिज्म में जब आप देखते हो तो आउटर स्किन पर आपको स्पाइरिकल छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं ऑन द लेटरल बॉडी वॉल। तो वहाँ से स्पाइरिकल से ट्यूब्स निकलती हैं एंड उन ट्यूब के थ्रू डायरेक्टली डिफ्यूज़न होता है गैसेस का। वो डायरेक्टली ट्यूब जो होती हैं किसी सेल या किसी टिश्यू में जाकर के ओपन होती हैं, और जैसे ही बाहर से एयर को इनहेल किया वाया स्पाइरिकल, वो डायरेक्ट ट्यूब में जाएगा और ट्यूब से वो क्या हो जाएगा, आपके टिश्यू या आपकी सेल्स को वो पहुंच जाता है। कॉकरोच के अंदर सिंपल है, सिंपल मैकेनिज्म, खुश रहो। उसके बाद आता है मोलस्का। मोलस्का में क्या होता है, मोलस्का में होता है फेदर लाइक गिल्स, यानी कि पंख होते हैं जैसे वैसे गिल्स होते हैं, और इसकी गिल्स को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, याद रखिएगा, इसकी गिल्स को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं टेनिडिया। ये आपको कहाँ पर हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा एनिमल किंगडम के अंदर। Echinodermata में there is no particular structure for the respiration, but there are some tube feet like जैसी स्ट्रक्चर होती है। बट इसके अलावा यहाँ पर एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, प्रॉपर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, उसमें ट्यूब फीट जैसी स्ट्रक्चर होती है, वहीं से रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ होता है। हाफ कॉर्डेट्स, हेमी कॉर्डेट जो होते हैं उनके पास गिल्स होती हैं। अब फिशेस में आप खुद बता सकते हो, फिशेस के पास तो गिल्स ही होनी है क्योंकि वो पानी के अंदर रहती है। एम्फीबिया, एम्फीबिया में एग्जांपल पूछा जाता है नीट में, मोस्टली फ्रॉग। फ्रॉग ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह रहता है, दोनों जगह रहता है। आपको वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी मिल जाएगा, आपको वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी मिल जाएगा। एंड जो उसका मोड ऑफ रेस्पायरेशन है वो भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, कि अभी वो पानी के अंदर है या फिर वो अभी टेरेस्ट्रियल एरिया में है। तो जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग्स आपके तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, तीन तो नहीं बोलेंगे, चारों ही बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, जब जो टेडपोल ऑफ फ्रॉग होता है, टेडपोल का मतलब है जो उसका लार्वल स्टेज है फ्रॉग की, अभी वो अडल्ट नहीं हुआ है, तो जो उसकी लार्वल स्टेज है फ्रॉग की, तो वो लार्वल स्टेज हर्बीवोर्स होती है नेचर में, और वो रेस्पायरेशन पानी के अंदर किसके थ्रू करती है, गिल्स के थ्रू करती है। क्लियर। अब फ्रॉग आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया, अडल्ट फ्रॉग हो गया, तो उस अडल्ट फ्रॉग को हम ओमनीवोरस नेचर का बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें खा जाता है, कुछ भी, है ना, चाहे वो हर्बीवोरस वाली चीज़ें हो, चाहे वो वेजिटेरियन हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, तो वो सब खाता है। इसलिए वो फ्रॉग क्या होता है, ओमनीवोरस हो जाता है। और ज़्यादातर हम इसको कार्निवोर में कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ही खाता है जो नॉन वेजिटेरियन में कंसिडर की जा सकती हैं। एंड उसके अलावा जब फ्रॉग आपका अडल्ट हो जाता है तो वो तीन तरीके से क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है। बक्कोफेरेंशियल कैविटी के थ्रू रेस्पायरेशन कर सकता है, स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन कर सकता है, लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन कर सकता है। तो ये बहुत ही यूनिक है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। फ्रॉग का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो टेडपोल होता है वो कैसे रेस्पायरेशन करता है, इट रेस्पायर्स वाया गिल्स। बट जो अडल्ट फ्रॉग होता है उसमें तीन मैकेनिज्म होती है, बक्कोफेरेंशियल कैविटी, स्किन और लंग्स। रेप्टाइल्स हो गए, एव्स हो गए, मैमल हो गए, इन सब में जो रेस्पायरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, देयर इज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं लंग्स। तो अब हम शुरू करेंगे लंग्स के बारे में चीज़ें पढ़ना, बट उससे पहले कुछ खास चीज़ें दी गई हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दूंगी, जो मेरा अभी नया चैनल बना है, बिकॉज मेरा पुराना चैनल जो था वो अभी डिलीट हो गया है। तो प्लीज़ आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी बच्चे CSIR नेट लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी ये टॉपिक आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, तो डेफिनेटली ये आप उन बच्चों के लिए भी हेल्प करने वाला है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए यहाँ पर आए हैं यूनिट, क्योंकि एक अच्छा खासा वेटेज रखती है ह्यूमन फिजियोलॉजी CSIR में भी। तो प्लीज़ वो स्टूडेंट भी, मेरा एक सेपरेट चैनल का लिंक मैं दे रही हूँ CSIR नेट लाइफ साइंस टेलीग्राम का, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और जो भी नोट्स हैं, एक डिस्कशन चैनल इज़ ऑल्सो देयर जो आपका कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, आप उसको भी क्लिक करके उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ मुझे मेंशन कीजिए वहाँ पे, मैं उस अकॉर्डिंग आपको नोट्स या फिर लेक्चर प्रोवाइड करवा दूँगी, राइट। तो चलिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अब हम शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, नेज़ल चैम्बर से एंट्री करेंगे, है ना, ये मैं बाद में बताती हूँ। पहले यहाँ पे देखिए, नेज़ल चैम्बर एक कैविटी होती है, यहाँ से आपने एयर को लेना शुरू किया। आपके नॉस्ट्रिल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो अपर लिप्स के ऊपर होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अब आपकी एयर जो है वो एंट्री करती है अंदर, और अंदर जैसे ही एंट्री करती है, दीज आर द बोनी स्ट्रक्चर जिनको हम क्या बोलते हैं, नेज़ल कॉन के, विच इज़ नॉट इन योर NCERT, इसलिए मेंशन नहीं किए गए हैं, बट दे आर नेज़ल कॉन के, ठीक है। वी हैव 3 नेज़ल कॉन के, सुपीरियर नेज़ल कॉन के, मिडल या फिर इंटरमीडिएट नेज़ल कॉन के, मिडल ही बोलते हैं मोस्टली, मिडल नेज़ल कॉन के, और द इन्फीरियर वन, राइट।
तो ये 3 आपके नेज़ल कॉन के होते हैं। इनका काम बहुत अच्छा है, जिसको मैं आगे डिफ़ाइन करने वाली हूँ। अभी के लिए कंसिडर कर रहे हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एयर जाती है फेरिंक्स रीजन में, जो माउथ वाला एरिया होता है जहाँ पे आप खाना खाते हो। तो खाना खाने में ऐसे मान लीजिए जो यूवला आपका हैंगिंग स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देती है, द रीजन इज नोन एज फेरिंक्स। आप फेरिंक्स से एंट्री करोगे तो देर इज बाइफर्केशन, और वी कैन से देर आर टू ट्यूब्स जो यहाँ से स्टार्ट होंगी। वेंट्रल साइड पर क्या होगी, ट्रैकिया, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। और डोर्सल साइड पे क्या होगी, आपकी फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस बोला जाता है। हम किसकी बात करेंगे, हम सिर्फ ट्रैकिया की बात करने जा रहे हैं। मैं जो हवा, जो एयर आपने इनहेल की थी, अब वो एंट्री कहाँ कर चुकी है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया का क्रॉस सेक्शन या ट्रैकिया का जूम सेक्शन कुछ इस तरीके से है। ट्रैकिया एक ट्यूब है जिसमें आपको रिंग जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। इन्हें बोला जाता है सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग। होता क्यों है ऐसा, अगर ट्रैकिया में एयर नहीं होगी तो ट्रैकिया कोलैप्स कर जाएगा। उस कोलैप्स को बचाने के लिए इसके पास क्या होती है, सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ट्रैकिया में जो सबसे अपर पोर्शन है, जो फेरिंक्स के जस्ट नियर खुल रहा है, उसको बोला जाता है ग्लोटिस। ग्लोटिस। अब इस ग्लोटिस, ये वाला जो आप पूरा देख रहे हो, इस ग्लोटिस को, सॉरी ये सबसे ऊपर वाला जो देख रहे हो, इस ग्लोटिस, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस को कवर कर रहा है दोनों तरफ से, मतलब आगे से वेंट्रल साइड से डॉर्सल साइड से कवर कर रहा है एक वाइब्रेटिंग ऑर्गन या वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है लैरिंक्स। लैरिंक्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजिनियस 9 कार्टिलेज। डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है, इलास्टोफाइब्रस कार्टिलेज है। बस इतना याद रखिएगा कि जो लैरिंक्स है, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज, ठीक है, 9 कार्टिलेज। इसी कार्टिलेज में एक एडम्स एप्पल भी बनाता है आपका, हाइलिन कार्टिलेज होता है। एडम एप्पल भी बनाता है मेल के अंदर जब वो प्रोजेक्ट आउट हो जाता है। अब एक बात समझिए, ग्लोटिस जो है, ग्लोटिस को कवर करने वाली एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है एपिग्लोटिस। इसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनियस। कौन सी कार्टिलेजिनियस है, हाइलिन। हाइलिन का सॉरी इलास्टिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है और फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका काम क्या है, दिमाग में आपकी बात आएगी कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। देखिए, जब आपने खाना खाया तो वो भी पहले फेरिंग्स में आएगा, जब आप सांस ले रहे हो वो भी पहले फेरिंग्स में आएगी। फेरिंग्स से उसके पास दो क्या होते हैं, दो एरिया होते हैं जहाँ पर वो जा सकता है। अगर आपने खाना खाया है तो वो या तो ट्रैकिया में जा सकता है या ईसोफेगस में जा सकता है। आपने जो एयर ली है वो या तो ट्रैकिया में जा सकती है या फिर वो ईसोफेगस में जा सकती है, राइट। एयर की प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने खाना जो लिया है वो अगर आपके ट्रैकिया में चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे कई बार हमारी जो विंड पाइप है वो चोक हो जाती है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी जो ट्रैकिया है उसका अपर सरफेस जो ग्लोटिस है उसके ऊपर एपिग्लोटिस को क्या कर दिया गया है, ढक्कन की तरह लगा दिया गया है। एपिग्लोटिस, एपी क्यों बोला जाता है, ऊपर, ग्लोटिस के ऊपर है इसलिए इसको एपिग्लोटिस बोला जाता है, ठीक है। लैरिंग्स एक ऐसी वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर है, जब यहाँ से हवा क्रॉस होती है तो उसकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो पिच होती है, आपकी जो वॉइस की पिच होती है वह कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, थोड़ी सी हार्श भी हो सकती है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द लैरिंग्स एरिया, कि जो आपका लैरिंग्स है वो किस तरीके का है, किस तरीके की स्ट्रक्चर उसकी मेडअप है। तो वो सारी चीज़ें आपकी लैरिंग्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। एंड इसीलिए एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, टू प्रिवेंट द फूड पार्टिकल्स, ताकि वो किस में ना जाए, ट्रैकिया के अंदर ना जाए, ठीक है। शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग क्यों होती है, टू प्रिवेंट द ट्रैकियल कोलैप्स, ताकि आपका ट्रैकिया कोलैप्स ना करे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में दी गई है, किसके बारे में, कार्टिलेजिनस रिंग के बारे में। तो देखिए, जो रिंग है ना आपकी, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। मान लीजिए ये मेरी वेंट्रल साइड है, दिस इज़ माई वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड पे मेरा ट्रैकिया है और मेरी डोर्सल साइड पे ईसोफेगस है ना। तो दिस इज़ माई वेंट्रल, दिस इज़ माई डोर्सल। वेंट्रल पे ट्रैकिया है, डोर्सल पे मेरे पास क्या है, ईसोफेगस है। तो जो आप रिंग देख रहे हो ना वो सी शेप क्यों है, क्योंकि वो इस तरीके से इसको प्रोटेक्ट कर रही है सामने से, वेंट्रल साइड से। दे आर इनकम्प्लीट फ्रॉम द डॉर्सल साइड, यानी वो डॉर्सल साइड से इसको कंप्लीट नहीं करते हैं। रीज़न, अगर इन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया होता तो जो हमारी ईसोफेगस है उसको स्पेस नहीं मिल पाता। इसीलिए जो सी शेप के बारे में एक बात बोली जाती है, दैट दे आर इनकम्प्लीट डोर्सली। ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आई एम राइटिंग इट हियर, दैट इट इज़ इनकम्प्लीट डोर्सली, इनकम्प्लीट डोर्सली, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी बेटा,
क्लियर। अब यहाँ से हवा जो है वो ट्रैकिया से आई, ट्रैकिया से होते होते वो कहाँ पर पहुँचती है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आगे ट्रैकिया से जाने के बाद वो आपकी जो एयर है वो फर्दर कहाँ पहुँचती है, ब्रोंकाई में पहुँचती है। ब्रोंकाई डिफरेंट टाइप की होती हैं। फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, देखिए सबसे पहले जब बाइफरकेट हुआ, बाइफरकेट कौन सी पोजीशन पर होगा ये याद रखिएगा, 5th थोरेसिक वर्टिब्रे, जिसको हम लिखते हैं T5। अब मैम ये क्या चक्कर है, देखिए वेंट्रल साइड पे ट्रैकिया को डिवाइड होना है ना, मान लीजिए ये अगर आपका ट्रैकिया है तो इसको वेंट्रल पोजीशन पे बाइफरकेट होना है, वेंट्रल पोजीशन पे बाइफरकेट होना है, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर बाइफरकेट होना है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी पोजीशन से बाइफरकेट हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट, एक मार्कर चाहिए होता है कि कहाँ से आप उसको डिसाइड करने जा रहे हो। तो वो जो पॉइंट होता है वो याद रखिएगा, डोर्सल साइड पे जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम की 5th थोरेसिक वर्टिब्री होती है, जैसे ही ये ट्रैकिया उस पोजीशन तक पहुंचता है वहाँ से जाकर के ये फ्रंट वेंट्रल साइड में क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, डाइवर्ट तो नहीं बोलेंगे, वेंट्रल साइड में डिवाइड हो जाता है ना, और क्या बनाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है। नाउ ये प्राइमरी ब्रोंकाई आपकी आगे चल के फिर से किस में कन्वर्ट होंगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके फिर से बाइफरकेट होगी टर्शियरी ब्रोंकाई में। टर्शियरी ब्रोंकाई आगे जाकर के फिर से बाइफरकेट होगी, ग्रीन स्ट्रक्चर में दिखा रखी है कार्टिलेजिनियस रिंग, जो किस में बाइफरकेट होंगी, इनिशियल ब्रोंकियोल में। इनिशियल ब्रोंकियोल आगे जाकर के फिर से बाइफरकेट होगा, ब्लू कलर में दिखा दिया है। ब्लू कलर में कोई कार्टिलेजिनियस रिंग नहीं दिखा रखी हैं, इनको बोला जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल। एंड फाइनली ये टर्मिनल ब्रोंकियोल फिर से डिवाइड करते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के पास भी कोई कार्टिलेजिनियस रिंग नहीं है। एंड फाइनली दे ओपन इनटू एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट में ओपन होते हैं। और फाइनली किस में ओपन हो जाते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई के अंदर ये ओपन हो जाते हैं, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होना है किसके साथ, पल्मोनरी कैपिलरीज के साथ, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आई। एक बात और समझो, पहला बाइफर्केशन कौन सी पोजीशन पर हुआ है, डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्री इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। पहला पॉइंट ये समझने लायक है। दूसरा, अगर आप ब्रोंकाई का डायमीटर देखोगे, ट्रैकिया में कितना ज़्यादा डायमीटर था, लेकिन वो जैसे जैसे बाइफर्केट कर रही है उसका डायमीटर कम होता जा रहा है ना, तो लास्ट तक इसका डायमीटर बहुत कम हो जाता है। तीसरी चीज़, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जो कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही हैं, वो कहाँ तक प्रेजेंट होती है, तो हमेशा आंसर होना चाहिए ट्रैकिया से लेकर के सिर्फ और सिर्फ इनिशियल ब्रोंकियोल तक। ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंकियल तक आपकी कार्टिलेजिनियस रिंग होती हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में कोई कार्टिलेजिनियस रिंग नहीं होती। लेकिन देयर इज अनदर क्वेश्चन कि कंडक्टिंग जोन कहाँ तक होता है, तो याद रखना ट्रैकिया से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कंडक्टिंग जोन होता है, यानी कि ये वो जोन है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। देयर इज़ ओनली कंडक्शन पॉसिबल, कंडक्शन की ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगी। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन होगा गैसेस का, यानी कंडक्ट करेंगी एयर, लेकिन यहाँ से कोई एक्सचेंज गैसेस का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी लेयर है, जो ट्रैकिया की हो गई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी, इनिशियल, टर्मिनल, इन सब की जो लेयर है, जो सेल्स है, वो कौन सी हैं, दे आर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलामनर एपिथेलियम। ठीक है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलामनर एपिथेलियम आपके पास इसमें सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से वो एक थिक लेयर बना देती है और आपकी जो सेल्स, जो गैसेस होती हैं, वो पास नहीं कर पाती। दूसरा, इसको कंडक्टिंग जोन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं इंटरनल साइड पे, जो वन डायरेक्शन में मूव करते हैं, और एयर जैसे जैसे नीचे जाती है, सीलिया जो होते हैं वो सिंक्रोनाइज करके मूव करते हैं अपर डायरेक्शन में। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब आप बहुत सारे डस्टी पार्टिकल, डस्टी जगह पर चले जाते हो, तो आपको फॉर्मेशन होता है आपकी बॉडी में, आपके गला चोक हो जाता है, ट्रैकिया चोक हो जाता है एयर की वजह से, और कुछ टाइम बाद वो आपकी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ कफ जो होता है वो बाहर निकल जाता है ना, तो म्यूकस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो डस्ट पार्टिकल है वो सारे इंट्रैप हो जाते हैं सीलिया में, और सीलिया उसको ऊपर की तरफ मूव कर देता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्पूटम हो गया, कफ हो गया, उसकी फॉर्म में आप क्या कर देते हो, उसको बाहर रिलीज कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि कंडक्टिंग जोन कहाँ से कहाँ तक है, ट्रैकिया से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, और उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वियोलर लेवल तक होता है हमारा रेस्पिरेटरी जोन। तो दो जोन होते हैं। दूसरा, कार्टिलेजिनियस रिंग कहाँ तक प्रेजेंट होती हैं,
ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल। डायमीटर पे क्या इफेक्ट आता है, डायमीटर जो होता है वो नैरो होता चला जाता है, ट्रैकिया का सबसे ज़्यादा था, फिर आगे चल करके इनिशियल ब्रोंकियल तक जो डायमीटर है वो बहुत ही कम हो जाता है। कौन से लेवल पर डिवाइड करती है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रे पे। तो ये स्ट्रक्चर थी कि कैसे आपकी जो एयर है वो अंदर एंट्री करेगी। तो मैंने आई होप यहाँ तक क्लियर समझा दिया। यहाँ से वो आगे जा करके लंग्स में ओपन हो जाती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेम चीज़ समझाई गई है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर, जिसको हम नेयर भी बोलते हैं, वहाँ से एंट्री करेगी, नेज़ल चैम्बर में पहुँचेगी। दिस इज़ अ नेज़ल चैम्बर, जहाँ पर नेज़ल कॉन्केव प्रेजेंट होते हैं। फिर आपकी इंटरनल नॉस्ट्रिल में ओपन होगी, जिसको हम इंटरनल नेयर्स भी बोलते हैं, और वहाँ से देयर इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एयर और फूड दोनों यहाँ से जाती है, कॉमन पैसेज है, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। दिस इज नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स से वो कहाँ ओपन होती है, लैरिंग्स में, विच इज़ अ साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स, याद रखिएगा वॉइस बॉक्स। इट हैज़ वोकल कॉर्ड्स फॉर साउंड प्रोडक्शन, जिसकी वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशंस होती हैं। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज, 9 नहीं लिखा है यहाँ पर, सिर्फ कार्टिलेजेस लिखा है। एंड वन ऑफ इट्स कार्टिलेज इज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बारे में जब बात हुई थी, इट इज़ ऑल्सो अ कार्टिलेज दैट कवर्स द ग्लोटिस, जो ग्लोटिस की यानी कि जो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को क्या करता है, कवर करता है। फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होती है, इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ड्यूरिंग सैलोइंग फूड, जब आप खाना खाते हो उस टाइम पर ट्रैकिया को बंद कर देता है, ढक्कन की तरह काम करता है, ताकि खाना इस पाइप में ना जाए। क्लियर। उसके बाद ट्रैकिया जो है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इसमें इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, जो हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। याद रखना, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। एपिग्लोटिस जो है वो किसका बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। इनकम्प्लीट होती हैं, सी शेप होती हैं। इनकम्प्लीट कौन सी पोजीशन पर होती हैं, डॉर्सली होती हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ईसोफेगस, क्योंकि इसके पीछे जस्ट पीछे क्या है, डॉर्सली ईसोफेगस प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसके बाद ये ओपन होती है कहाँ पर, ट्रैकिया। इसके बाद ओपन होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई में। एंड इट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि इनिशियल ब्रोंकियोल तक कार्टिलेजिनस रिंग का सपोर्ट मिलता है। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आते हैं, जहाँ पर कोई रिंग्स नहीं होती हैं। देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं, नो रिंग्स, बट दैट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, डायरेक्टली लिखा गया है। एंड फाइनली कहाँ पर ओपन होती है ये, फाइनली ये ओपन होती है एल्वेलर डक्ट में, एंड फाइनली एल्वेलाई में। देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोला जाता है कंडक्टिंग जोन। कहाँ से कहाँ तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, क्या बोलोगे इसको बोला जाता है कंडक्टिंग जोन। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वेलर डक्ट और एल्वेलाई को बोला जाता है एक्सचेंज जोन और रेस्पिरेटरी जोन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ हमारे पास आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो 2 जोन हैं उनके फंक्शन को डिस्कस किया गया है। पहला देखिए, कंडक्टिंग जोन। अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं वहाँ से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कंडक्टिंग जोन होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर करता है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है, कई बार ड्राई कंडीशंस में होते हो, ड्राई एयर में होते हो, उस टाइम पर आपकी जो नोज़ होती है उसको कोई हार्म ना हो, इसलिए जो नेजल कॉन्केव प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, दे ह्यूमिडिफाई द एयर, ताकि जो आपकी एयर अंदर जा रही है वो उतनी मॉइस्ट हो एटलीस्ट कि आपकी नोज़ को कोई, आपकी नोस्ट्रिल्स को, आपके नेजल चैम्बर को, आपकी ऑल्फैक्टरी जो ग्लैंड्स हैं उनको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो, राइट। थर्ड, ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। अगर आप बहुत ठंडे एरिया में गए हुए हो या विंटर का मौसम है, उस कंडीशन में आपने देखा होगा बाहर बहुत ठंड होती है, उतनी ठंडी हवा आप इनहेल नहीं कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी तक उतनी ठंडी हवा गई तो आपके लंग्स होते हैं उनमें कंजेशन हो सकता है। अगर आप ड्राई एयर ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा वार्म एयर ले रहे हो समर टाइम पर, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आपने जो एयर लेनी है, आप कोई भी एयर लो, लेकिन आपकी जो कंडक्टिंग जोन है उसका काम क्या होता है, उसको बॉडी टेम्परेचर तक लेकर के आना। बॉडी टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस तक उसको लेकर के आना। ठीक है। उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो डस्ट पार्टिकल को भी ट्रैप कर लेता है, यानी कि म्यूकस को भी ट्रैप कर लेता है। म्यूकस की फॉर्म में आपने देखा होगा आपकी नोज़ में डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो इंट्रैप हो जाते हैं आपके जो नेजल हेयर होते हैं उनके अंदर। एंड इट टेक्स द एयर टू द रेस्पिरेटरी जोन। लास्ट फंक्शन इसका क्या दिखाया गया है कि इट टेक्स द एयर टू द रेस्पिरेटरी जोन, यानी आपके इस जोन से निकाल करके कहाँ तक लेकर के जाता है उसको, इस जोन तक लेकर के जाता है। रेस्पिरेटरी जोन इज बेसिकली एक्सचेंज जोन। याद रखना, कंडक्टिंग जोन में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जोन में सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। सीलिया आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बहुत ही फाइन ब्रिजल्स होते हैं,
जिनका काम क्या होता है, आपके जो एयर है उसको एक जगह मूव करवाना। रेस्पिरेटरी जोन और एक्सचेंज जोन, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, एल्वियोलर डक्ट्स अलोंग विद एल्वियोलाई, एल्वियोलाई इसमें इन्वॉल्व होगी। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक लेकर के एल्वियोलर डक्ट देन एल्वियोलाई, और इसका सिंपल सा काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देयर इज नो सीलिया, देयर इज नो फंक्शन ऑफ कंडक्शन, इट जस्ट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी लंग्स की। तो हम सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस रखेंगे ह्यूमन लंग्स के ऊपर, क्योंकि हमारा मेन वही टॉपिक है। तो ह्यूमन लंग्स में देखा जाए तो राइट लंग होता है, एक लेफ्ट लंग होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, देयर इज अ थोरेसिक चैम्बर, उसके बारे में बाद में बात करूंगी। चैम्बर है पूरा, उसके अंदर लंग्स को रखा गया है, बिकॉज लंग्स आर द वाइटल ऑर्गन। इनको आपको हर तरीके के डैमेज से बचाना होता है, इसीलिए लंग्स को बहुत ही प्रोटेक्टिव एरिया में रखा गया होता है। देयर आर टू लंग्स, वन इज योर राइट, वन इज लेफ्ट लंग। राइट लंग का साइज थोड़ा सा आपको बड़ा भी दिखाई दे रहा है, एंड लेफ्ट लंग जो है वो आपको थोड़ा सा नैरो, लेकिन सॉरी, जो राइट लंग है वो आपको ब्रॉड और थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, बट जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा नैरो और थोड़ा सा लॉन्ग दिखाई दे रहा है ना। ब्लू कलर में एक लेयर बनाई गई है विच इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और इसी की रेड में एक लेयर बनाई गई है, जो अंदर वाली लेयर है इसको बोला जाता है विजरल प्लूरा। दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं प्लूरा, राइट। जो पैराइटल प्लूरा है वो बाहर वाली जो थोरेसिक चैम्बर है, सपोज यहाँ पे इसके आसपास थोरेसिक चैम्बर है, तो आउटर है पैराइटल प्लूरा टुवर्ड्स द थोरेसिक चैम्बर, और अंदर क्या है, अंदर है लंग्स की तरफ क्या है, विजरल प्लूरा, उसको हम बोलते हैं विजरल प्लूरा, जो कि एक प्रोटेक्टिव इसकी स्ट्रक्चर होती है, लेयर होती है। पैराइटल प्लूरा और विजरल प्लूरा दोनों ही मिलकर के बनाती हैं प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन बनाती हैं, जो इसको शॉक एब्जॉर्बर और फ्रिक्शन से बचाती है। एंड इन दोनों के बीच में क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। प्लूरल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, एनी काइंड ऑफ पैथोजन वायरसेस, तो उस इन्फेक्शन की वजह से ये प्लूरा मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें इन्फेक्शन की वजह से प्लूरिसी कोज हो जाती है। तो वो किसके बीच में है, पैराइटल प्लूरा और विजरल प्लूरा के बीच में होती है। एक बात याद रखिएगा कि जो लेफ्ट लंग है उसमें एक छोटी सी नोच बनी हुई है, एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच, जहाँ पर हमारा बंद मुट्ठी जितना, यानी क्लेंच फिस्ट जितना क्या है, हर्ट होता है, और वो यहाँ पर बंद होता है। हर्ट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसा नहीं है कि हर्ट पूरा ही लेफ्ट में है, आपका जो हर्ट है ना दैट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। मैंने हर्ट ऐसा बना दिया, पर हर्ट ऐसा होता नहीं है। तो ये क्या है, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है, इसको हम बोलते हैं लेवोकार्डियल कंडीशन। अगर कोई अब नॉर्मल कंडीशन होती है तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि जो ये ऊपर वाला ब्रॉड पोर्शन है बेस बनाता है हर्ट का, और जो नीचे वाला लोअर पोर्शन आप देख रहे हो दैट इज एपेक्स। तो जो ये एपेक्स होता है ये हमेशा नॉर्मल कंडीशन में लेफ्ट की तरफ रहता है, इसको हम बोलते हैं लेवोकार्डियल कंडीशन। बट ड्यू टू एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी ये अगर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए तो उसको बोला जाता है डेक्स्ट्रोकार्डियल कंडीशन, ठीक है। हर्ट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट होता है नॉर्मली। अब एक बात बोली गई है कि द डबल मेम्ब्रेन प्लूरा हैज़ प्लूरल फ्लूइड इन बिटवीन टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन, क्लियर। अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर प्रेजेंट है आपकी, ये सब ओपन हो गया, ये सब अंदर एंट्री कर जाता है, एल्वियोलाई अंदर दिख रहा होगा आई होप, ये एल्वियोलाई क्या हो जाती है, अंदर एंट्री कर जाती है। अब एल्वियोलाई के बारे में बात है कि बोथ लंग्स, दोनों लंग्स के पास इन टोटल हैज़ 300 मिलियन एल्वियोलाई, दोनों के पास मिलाकर के 300 मिलियन एल्वियोलाई आपकी प्रेजेंट होती है। अब एल्वियोलाई से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, इट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू 3 लेयर, 3 लेयर के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है। पहला देखिए ये क्या है, एल्वियोलर लेवल पे सॉरी एल्वियोलाई दिखाई गई है, जिसमें अंदर क्या है, खाली स्पेस है, जिसको एल्वियोलर कैविटी बोला जाता है। इसके सराउंडिंग में आपको पल्मोनरी कैपिलरी देखने को मिल रही है, दिस इज अ पल्मोनरी कैपिलरी। अब एयर जो आनी है, एयर में O2 तो अंदर जाएगी और CO2 बाहर जाएगी, डेफिनेटली CO2 बाहर जानी है, O2 अंदर आनी है। तो जो O2 है उसको जो क्रॉस करना है मेम्ब्रेन को, तो कौन कौन सी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, सबसे पहले एयर जो है वो एल्वियोलाई की खुद की वॉल को क्रॉस करती है, जो बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल। तो फर्स्ट बैरियर क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की खुद की लेयर जिसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। दूसरा एल्वियोलर कैविटी या एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में जो येलो कलर का आप स्पेस देख रहे हो, इसमें एक नॉन सेल्यूलर जो सब्सटेंस है वो फिल्ड होता है, उसको आप बोलते हो बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस इन दोनों के बीच में फिल है, तो डेफिनेटली एयर को इसको भी क्रॉस करके जाना है। थर्ड क्या होता है, थर्ड आपकी जो ब्लड वेसल है, जो कैपिलरी है पल्मोनरी कैपिलरी, उसकी खुद की लेयर जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम, विच इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम।
सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम दैट इज द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और ये अंदर क्या आप देख रहे हो, रेड ब्लड सेल। तो ये तीनों बैरियर ऐसे बैरियर हैं जिसको क्रॉस करके एयर एंट्री करती है, एयर का एक्सचेंज होता है। इन तीनों बैरियर को मिलाकर के क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। इन तीनों बैरियर को मिलाकर के बोला जाता है बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में खास बात सुन लीजिए, एनसीईआरटी में एल्वियोलर एक्सचेंज लेवल पर लास्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन में दिया गया है कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के कुछ फैक्टर होते हैं, आई होप इन्होंने डिसाइड कर रखे हों, ओके मैम ने नहीं दिए गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तीन बैरियर से मिलकर के बनी हुई है, जो मैंने अभी अभी बताए हैं। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को आप खुद समझो, अगर ये मोटी होगी, अगर ये थिक होगी, तो हमारा डिफ्यूज़न पॉसिबल ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो कुछ फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर है इसकी थिकनेस। तो नॉर्मली ये लेस देन 1 मिलीमीटर होनी चाहिए, लेस देन 1 मिलीमीटर। अगर इससे ज़्यादा होगी तो आपकी 0.5 से 1 मिलीमीटर दी गई है एनसीईआरटी में, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो ये एक बैरियर की तरह काम करेगी और डिफ्यूज़न पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूज़न की बात करूँ, रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो इन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो याद रखना रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज़्यादा एक फैक्टर बढ़ेगा, एक वेरिएबल चेंज होगा, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी चेंज होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिननेस। जितना पतला उतना रेट ऑफ डिफ्यूज़न, और वी कैन से रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। जितनी मोटी बैरियर मेम्ब्रेन होगी, डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन होगी, उतना ही कम डिफ्यूज़न होगा। क्लियर। सेकेंड, आप बात कर सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर वो होता है कि एक एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन मैं बोल दूं कि मुझे बताइए ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, तो आपको पूरी एयर में, जिसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, उस सब में से सिर्फ आपको ऑक्सीजन का प्रेशर बताना है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न और पार्शियल प्रेशर आर डायरेक्टली क्या होंगे, रेट ऑफ डिफ्यूज़न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मीन्स उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ दैट गैस। थर्ड है सॉल्युबिलिटी। जिस गैस की सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो गैस उतनी ही ज़्यादा क्या करेगी, डिफ्यूज़ करेगी। तो ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने दी है कि जो डिफ्यूज़न लिखना था बेटा, डिफ्यूज़न है ना, जो आपकी CO2 होती है, एक स्टेटमेंट दी गई है कि CO2 इज़ 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन, आई होप दिख रहा है आपको, मोर सोल्यूबल देन O2। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है, CO2 की ज़्यादा अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तीनों बैरियर मिलकर के डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर होनी चाहिए। कुछ फैक्टर हैं जो डिफ्यूज़न को चेंज कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूज़न को। जितनी ज़्यादा थिन होगी मेम्ब्रेन उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा, या फिर जितनी ज़्यादा थिक होगी उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होगा। पार्शियल प्रेशर जिस गैस का ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी जिस गैस की ज़्यादा होगी रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा। CO2 इज़ 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन O2, राइट। ये आपकी स्ट्रक्चर दी गई है एनसीईआरटी में कि ये आपका एपिग्लोटिस है, उसके बाद लैरिंग्स ओपन होता है, फिर ट्रैकिया जो मैं बता चुकी हूँ, ट्रैकिया बाइफरकेट करता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री से ओपन होता है आपकी लंग्स के अंदर। लंग्स को नीचे से यानी पोस्टीरियर साइड से कौन कवर करता है, डायाफ्राम। दिस इज अ पोस्टीरियर साइड से कौन कवर कर रहा है, डायाफ्राम। दिस इज एंटीरियर साइड, है ना। उसके अलावा डायफ्राम इज अ डोम शेप स्ट्रक्चर जो इंस्पायरेशन के टाइम पर फ्लैट होती है, अदरवाइज ये क्या रहती है, डोम शेप रहती है। बाद साइड में अगर आप देखोगे तो कट एंड ऑफ रिब्स दिखाए गए हैं, कट एंड ऑफ रिब्स, एंड ये ब्रोंकस दिखाई गई है जो बाइफरकेट कर जाएगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई में ओपन होगी, फाइनली बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई में ओपन होगी। बीच में ये साइड में प्लूरल मेम्ब्रेन दिखाई गई हैं जो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, कार्डियक नोच दिखाई गई है जहाँ पर हार्ट को रखा गया है। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बोथ लंग्स इज नोन एज मीडियास्टाइनम स्पेस विच इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। उसके बाद ब्रोंकियोल है, प्लूरल फ्लूइड है, इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो भरा हुआ है उसे प्लूरल फ्लूइड बोलते
जानते हो ये फ्रिक्शन और किसी भी तरीके के शॉक को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो आई होप आपको ये 3 पेज बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोरेसिक चैम्बर से समझाऊंगी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझेंगे हम। उसके अलावा हम देखते हैं और कौन कौन से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।